हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ रहेंगे। पिछली कक्षा के अंदर हम बात कर रहे थे किशोर अवस्थाओं के बारे में, जो विकास की अवस्थाएं चल रही थी, जिसमें हमने पहली अवस्था पढ़ ली थी शैशवावस्था, उसके बाद में देखी थी बाल्यावस्था, और आज हम देखने वाले हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर हमने किशोरावस्था के उपनाम देख लिए थे। उपनाम देखने के बाद में उसके कुछ परिभाषाएं हैं और उसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं को ज़्यादातर प्रश्नों के माध्यम से करा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को आज हम देखने वाले हैं। किशोरावस्था की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो जॉन्स की परिभाषा आती है, जॉन्स महोदय की। और जो जॉन्स है वो क्या कहते हैं, जॉन्स कहता है कि जो किशोरावस्था होती है वो शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। जॉन्स क्या कहता है कि जो किशोरावस्था होती है वो शिशु अवस्था होगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, ये जॉन्स कहता है। पहली परिभाषा के बारे में बात करें तो जॉन्स की परिभाषा है, और जॉन्स के अनुसार जो किशोरावस्था है, जॉन्स के अनुसार जो किशोरावस्था है वो किशोरावस्था शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति थी। किशोरावस्था शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति होती, ये चीज इन्होंने जॉन्स ने कहा था। ठीक है, किशोरावस्था की परिभाषा के अंदर पहली परिभाषा हमने देख ली, कौन सी, जॉन्स ने जो बताई थी। और जॉन्स ने क्या बताया था कि जो किशोरावस्था होती है वो किसकी पुनरावृत्ति होती है, शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद में आती है स्टैनले हॉलकेयर। दूसरे, पहला हो गया जॉन्स और दूसरा हो गया स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल क्या कहता है, स्टैनले हॉल कहता है कि जो किशोरावस्था होती है ना वो संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। किसकी, जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था होती है। ये किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने। इसको अगर याद रखने के लिए अगर ट्रिक भी बताएं तो तूफान, तनाव, इनसे क्या होता है, हालत खराब हो जाती है, हाल खराब हो जाता है। तो तूफान, तनाव, संघर्ष से क्या हाल खराब हो जाएगा, यानी कि स्टैनले हॉल। तो दूसरी परिभाषा देखें तो स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था किशोरावस्था संघर्ष, तूफान या संघर्ष, तनाव, दबाव व तूफान की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। ये अपनी दो परिभाषा हो जाती है। पहली कौन सी, जॉन्स की परिभाषा। और जॉन्स क्या कहता है, जो किशोरावस्था होती है किसकी पुनरावृत्ति होती है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। दूसरी बात करें, दूसरी परिभाषा के, तो स्टैनले हॉल ने दी। और स्टैनले हॉल ने क्या होता है, जो किशोरावस्था होती है वो संघर्ष, तूफान, दबाव और तनाव की अवस्था होती है। हमारी बात समझ। तीसरी परिभाषा के बारे में बात करें, और तीसरी परिभाषा किसके द्वारा दी गई,
क्रो एंड क्रो के अनुसार। और जो क्रो एंड क्रो कहता है कि जो किशोरावस्था होती है वो भविष्य की शक्ति होती है, या फिर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो अपनी परिभाषा के अंदर दो शब्दों का प्रयोग करता है। एक तो क्या है कि वर्तमान की शक्ति, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, अपने दूसरा जो कथन हो जाएगा वो क्या है, भविष्य की आशा। जिस परिभाषा के अंदर कोई सा भी चीज दे दी है और उसके के अंदर ये चीज मिल जाए कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा, जहां पर ये दोनों लाइनें, दोनों शब्द मिल जाए, शक्ति और आशा, ये अपने किसके हो जाएगी, क्रो एंड क्रो के अनुसार हो जाएगी। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था दो अलग अलग हो जाएंगे। क्या कहलाती है, वर्तमान की शक्ति और दूसरी क्या हो जाएगी, भविष्य की आशा। ये अपने दोनों चीज याद रखनी है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अनुसार किशोरावस्था भविष्य की शक्ति, माफ करना, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा होती है। ये अपनी क्रो एंड क्रो की तीन परिभाषाएं देख ली हमने। एक जॉन्स की परिभाषा देखी जो क्या कहती है कि किशोरावस्था किसकी पुनरावृत्ति होती है, शिशु अवस्था। दूसरी परिभाषा देखी थी स्टैनले हॉल की, और स्टैनले हॉल क्या कहता है कि जो किशोर अवस्था होती है वो किसकी अवस्था होती है, संघर्ष, तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था होती है। तीसरी परिभाषा के बारे में बातचीत करें, क्रो एंड क्रो ने दी, और क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि जो किशोर अवस्था होती है ना, वो वर्तमान की तो शक्ति होती है और भविष्य की आशा होती है। ये अपनी तीन परिभाषा हो जाती है। उसके बाद में आती है किलपैट्रिक की परिभाषा, और किलपैट्रिक की परिभाषा क्या कहती है कि जीवन का जो सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक क्या कहता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। ठीक है, चौथी परिभाषा देखें, किलपैट्रिक की परिभाषा, या फिर किलपैट्रिक के अनुसार किलपैट्रिक क्या कहता है कि जीवन का जो सबसे कठिन काल कौन सा कहलाए, किशोरावस्था कहलाए। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किन्होंने कहा, किलपैट्रिक ने कह दिया। 4 परिभाषाएं हो गई। पहली परिभाषा जोन्स की, दूसरी परिभाषा स्टैनले हॉल, तीसरी परिभाषा हो जाती है क्रो एंड क्रो की, चौथी परिभाषा हो जाती है किलपैट्रिक।
ठीक है। इसके बाद में अगली परिभाषा के बारे में बात करें तो अगली परिभाषा आती है गेट्स के अनुसार। और गेट्स क्या कहता है कि 40% से अधिक किशोर विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। गेट्स क्या कहता है कि जो 40% से जो अधिक किशोर होते हैं वो विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होते हैं या फिर विपरीत लिंग के आकर्षण का शिकार हो जाते हैं। ये अपने किसकी परिभाषा हो जाएगी? गेट्स की परिभाषा हो जाएगी। 5वें आते हैं गेट्स। और गेट्स क्या कहता है कि जो 40% किशोर हैं के अनुसार 40% से अधिक किशोर 40% से अधिक किशोर विपरीत लिंगी आकर्षण का शिकार हो जाते हैं। 40% से अधिक किशोर विपरीत लिंगी आकर्षण का शिकार हो जाता है। विपरीत लिंगी आकर्षण का शिकार हो जाते हैं। आगे बात समझ में? ये अपनी कौन सी गेट्स के अनुसार परिभाषा होगी? किसके संदर्भ में? किशोरावस्था के संदर्भ में। उसके बाद में बात करें कि कोलसनिक की परिभाषा। और कोलसनिक क्या कहता है किशोरावस्था के संदर्भ में कि जो किशोरावस्था है, किशोर अपने से बड़ों को तो मार्ग की बाधा समझते हैं। जो किशोर है वो अपने से बड़े उम्र के जो जितने भी लोग होंगे उनको अपने मार्ग की बाधा समझेंगे, यानी कि परेशान करने वाले, कोई भी काम करे तो उसमें टोकने वाले। किशोर अपने से बड़ों को तो मार्ग की बाधा समझते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। आगे बस ये अपना कौन कहता है? कोलसनिक कहता है। क्या कहता है कि किशोर अपने से बड़ी उम्र के लोगों को मार्ग की बाधा समझते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेना पसंद करते हैं या चाहते हैं। ठीक है। अगली बात करें कोलसनिक की। कौन सी परिभाषा थी है? छठी। कोलसनिक की कोलसनिक के अनुसार किशोर अपने से बड़ों को अपने से बड़े लोगों को अपने मार्ग की अपने से बड़े लोगों को मार्ग की बाधा समझते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं निर्णय लेना चाहते हैं। ये अपने किसकी परिभाषा हुई? कोलसनिक की परिभाषा। किसके संदर्भ में? किशोरावस्था के संदर्भ में। जहाँ सैनिक आ जाए वह वादा समझ लेना। सैनिक से ये सैनिक हो गया और सैनिक से मार्ग की बाधा जहाँ पर भी ये चीज दिख जाए तो किसके द्वारा दी गई? कोलसनिक के द्वारा दी गई। इसके बाद में बात करें कि वैलेंटाइन। चलो वैलेंटाइन को छोड़ दें, उसके बाद में बात करते हैं हेडो कमेटी। एक परिभाषा सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली हेडो कमेटी के अनुसार कौन सी परिभाषा हो जाएगी किशोरावस्था की?
तो हेडोकमेटिक कहती है कि जो 11 से 12 वर्ष की उम्र के जितने भी बालक होते हैं ना, उनकी नसों में एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है जिसका उपयोग यदि कोई यात्रा प्रारंभ करने में किया जाए तो हम उस यात्रा को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यह कौन कर रहा है? हेडोकमेटिक कहती है कि 11 से 12 वर्ष के बालकों की नसों में एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है, यदि उनको लेकर के कोई यात्रा प्रारंभ की जाए तो उस यात्रा में निश्चय सफलता प्राप्त होती है। ये किसके द्वारा कही गई थी? हेडोकमेटिक के द्वारा कही गई। अगली परिभाषा के बारे में बात करें। हेडोकमेटिक और हेडोकमेटिक क्या कहती है कि यदि 11-12 साल के बच्चों को, यदि 11-12 वर्ष के बच्चों को लेकर के यदि 11-12 वर्ष के बच्चों, या फिर ऐसा लिखें कि 11-12 वर्ष के बच्चों की नसों में एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है, एक नसों में एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है कि यदि इस समय बालकों के साथ कोई यात्रा प्रारंभ की जाए, बालकों के साथ यदि इस समय बालकों के साथ कोई यात्रा प्रारंभ की जाए तो वह यात्रा निश्चय सफल होती है। ठीक है, हेडोकमेटिक की परिभाषा, यदि 11-12 वर्ष के बच्चों की नसों 11-12 वर्षों के वर्ष जितने भी बच्चे हैं उनकी नसों में एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है, यदि उस ज्वार का उपयोग करते हुए कोई यात्रा प्रारंभ की जाए तो उस यात्रा को हम निश्चय सफल कर सकते हैं। यात्रा मतलब यहाँ से कोई भी काम हो जाएगा, उसको अपन यात्रा बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपने किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं हो गई, जिसमें मैंने पहले बताई थी कौन सी, स्टैनले जोन्स की परिभाषा। और जोन्स की परिभाषा क्या थी कि किशोरावस्था शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति है, शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति। ठीक है, दूसरी जो परिभाषा बताई थी स्टैनले हॉल की, उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया था मैंने? स्टैनले हॉल की परिभाषा में एक तो आया था संघर्ष, दूसरा शब्द था तनाव, तीसरा था दबाव और चौथा था क्या? तूफान। ठीक है, और जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा, इसमें मैंने आप लोगों को बताई थी कि दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा। वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा। उसके बाद बात करें
चौथी परिभाषा थी किलपैट्रिक की, और किलपैट्रिक ने क्या बताया था कि जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है। उसके बाद एक नया नाम आया था, गेट्स महोदय। गेट्स क्या कहता है कि 40% से अधिक जितने भी लोग होते हैं ना, वो विपरीत लिंगी का शिकार हो जाते हैं। कितने? 40% से अधिक विपरीत लिंग का संघर्ष, विपरीत लिंगी का शिकार। ठीक है। उसके बाद में परिभाषा मैंने बताई थी कौन सी? कॉल्सनिक की परिभाषा। कॉल्सनिक की परिभाषा के अंदर क्या कहता है कि बड़े क्या होते हैं? मार्ग की बाधा होते हैं। ये किशोर बालक समझते हैं, किशोर अवस्था के जितने भी बालक होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई बड़े जो भी हैं, अपनी उम्र से जो भी बड़े हैं, वो मार्ग की बाधा, और जो स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है। छठी परिभाषा हो जाएगी अपने किसकी? कॉल्सनिक की। और कॉल्सनिक की परिभाषा के अंदर बड़े मार्ग की बाधा होते हैं। और नेक्स्ट परिभाषा मैंने हेडो कमेटी की बताई थी आपको। 11-12 ज्वार उत्पन्न यात्रा प्रारंभ की जाए तो निश्चय सफलता मिलती है। ठीक है। ये अपनी किशोरावस्था से संबंधित परिभाषा हो सकती है। उसके बाद में किशोरावस्था से संबंधित जितनी भी विशेषताएं होंगी, वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी किशोरावस्था से संबंधित है, कौन सी नहीं। कुछ परिभाषाएं अन्य नामों के अंदर आ जाती हैं, और जो भी बची हुई परिभाषाएं वह क्या बोलते हैं उनको? विशेषताएं। जो भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। ज़्यादातर उनमें क्या है, तुलनात्मक अगर देखा जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, तो उससे अच्छा प्रश्न क्लियर होगा। अपन अंतर कर पाएंगे किस अवस्था कौन सी विशेषता बताती है, या फिर कौन सी विशेषता किस अवस्था की। ठीक है। इसके बाद में अपने अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, और अवस्थाओं के बाद में अगले टॉपिक की ओर बात करें तो अगला टॉपिक आता है विकासात्मक सिद्धांत आते हैं। और इन विकासात्मक सिद्धांतों में हम कम से कम 6 या 7 विकासात्मक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला अपना हो जाएगा मनोलैंगिक का, मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत हो जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाता है। तीसरा हो जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत हो जाएगा। चौथा सिद्धांत हो जाता है नैतिकता का सिद्धांत हो जाएगा। और पांचवा आता है भाषा विकास का सिद्धांत। और छठा अपने हो जाएगा जीन पियाजे का सिद्धांत। पहला मैंने बताया, बात कर रहे हैं हम किसकी? विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में। विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, और इन विकासात्मक सिद्धांतों में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत। और दूसरा होने वाला अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या विकासात्मक सिद्धांत बोल सकते हैं उसको। तीसरा मैंने बताया था कि मनोसामाजिक सिद्धांत हो जाएगा अपने।
मनो सामाजिक सिद्धांत, पहला हो जाएगा मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत। दूसरा हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक विकासात्मक सिद्धांत। तीसरा अपने हो जाएगा मनो सामाजिक सिद्धांत। और चौथी बात करें तो नैतिकता का सिद्धांत हो जाएगा, नैतिकता का सिद्धांत। पांचवें सिद्धांत के बारे में बात करें तो भाषा विकास का सिद्धांत। पांचवा हो जाएगा किसका, भाषा विकास का सिद्धांत। और जो छठा है ये हो जाएगा जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, ये एक ही मनोवैज्ञानिक हुए थे जो है फ्राइड। ठीक है, कौन से, फ्राइड। ये दोनों किसके द्वारा दिए गए थे, फ्राइड के द्वारा। पूरा नाम लिखें तो सिगमंड फ्राइड हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था एरिक्सन के द्वारा। नैतिकता के सिद्धांत के बारे में बात करें तो हम बात करने वाले हैं दो लोगों के बारे में, एक तो दिया था जीन पियाजे के द्वारा और दूसरा दिया था कोहलबर्ग के द्वारा। नैतिकता का जो सिद्धांत बात करेंगे हम बाद में, वो दिया गया था किसके द्वारा, एक तो दिया गया था जीन पियाजे के बारे में जो दिया वो भी पढ़ने वाले, और जो अपन के सामने दूसरा दे रखा है किसका, कोहलबर्ग का, वो भी देखने वाले। एक तो बात करने वाले हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में जो कि जीन पियाजे ने दिया, जीन पियाजे के बारे में और कोहलबर्ग के बारे में। भाषा विकास जो सिद्धांत दिया गया था नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, नोम चोम्स्की के द्वारा। और जो जीन पियाजे का सिद्धांत, ये नाम से पता चल रहा है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ये विकासात्मक सिद्धांत भी होता है, ये अधिगम का भी सिद्धांत मान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोलैंगिक विकासात्मक सिद्धांत के बारे में, जो करने वाले हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो भी इस जो अपने आज पढ़ी है शेष व्यवस्था, पिछली कक्षाओं से भी संबंधित कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट में कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नमस्ते।